इंडियन पपेट्री। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, पॉपकॉर्न के साथ काउच पर बैठकर बड़े ही आराम से वेब सीरीज या मूवीज का लुत्फ उठाना भला किसे पसंद नहीं। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में यही चीजें तो एंटरटेनमेंट का तड़का लगाती हैं। और ऐसे ही एक एंटरटेनमेंट का साधन है पपेट्री, यानी कठपुतली का खेल। पपेट्री एक ऐसी लोक कला है जिसमें दर्शकों के सामने काफी खूबसूरत और प्रेरणादायी कहानियां नाटक के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। और ये प्रस्तुति कोई इंसान नहीं बल्कि रंग बिरंगी साज सज्जा से परिपूर्ण कठपुतलियां देती हैं। जी हां, ये बात जरूर है कि कठपुतलियों को लोगों द्वारा ही मैनेज किया जाता है, परंतु इस पूरे नाटक में अहम भूमिका ये कठपुतलियां ही निभाती हैं। वैसे आप सबने कभी ना कभी किसी न किसी रूप में पपेट्री का लुत्फ जरूर उठाया होगा। जो मजा आपको इन शोज को देखने के बाद मिला होगा, उसकी तुलना आप किसी और से कर ही नहीं सकते। दरअसल इन पपेट शोज को देखते ही हमें हमारे बचपन के सबसे लोकप्रिय गुड्डे गुड़ियों के खेल की याद आने लगती है। और यही पपेट्री की सबसे बड़ी खासियत है। इसके साथ ही कठपुतलियां और इन शोज में दिखाई जाने वाली कहानियां हमें हमारी संस्कृति और सभ्यता से भी रूबरू कराती हैं। पर क्या आपको पता है कि पपेट्री मात्र एक नहीं बल्कि कई टाइप्स की होती हैं। आज हम इंडियन पपेट्री के विभिन्न टाइप्स की विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इस क्रम में आइए सबसे पहले भारतीय सभ्यता में पपेट्री के इतिहास को समझ लेते हैं। ऑरिजिन ऑफ पपेट्री इन इंडिया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पपेट्री का मंचन भारत में हजारों सालों से होता आ रहा है। इस बात का सबसे ठोस प्रमाण हमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के आर्कियोलॉजिकल रिमेन से मिलता है। दरअसल जब इन एक्सकेवेशन साइट्स की खुदाई की गई, तब धागों से जुड़ी हुई कई कठपुतलियां पाई गई थी, जो इस बात का दावा करती हैं कि हड़प्पन काल में भी पपेट्री का मंचन एक लोक कला के तौर पर होता था। और 1 से 2 BC के बीच लिखे गए तमिल क्लासिकल लिटरेचर सिलापट्टिकरम में कठपुतलियों का जिक्र होना पपेट्री और भारतीय सभ्यता के पुराने रिश्ते को दर्शाता है। इन तमाम हिस्टोरिकल सोर्सेज में पपेट्री का उल्लेख एक लोक कला या एंटरटेनमेंट के साधन के रूप में हुआ है। लेकिन पपेट्री यहीं तक सीमित नहीं है। भारतीय संस्कृति में इसकी एक फिलोसॉफिकल सिग्निफिकेंस भी रही है, जिसका सबसे सटीक उदाहरण हमें भगवत गीता में देखने को मिलता है, जहां श्री कृष्ण ने ईश्वर का जिक्र करते हुए कहा है कि वो एक पपेटियर हैं और हम सभी मनुष्य उनके पपेट्स, यानी हम सभी मनुष्यों के जीवन की बागडोर भगवान के हाथों में है और वो जब चाहें जैसे चाहें हमें कठपुतलियों की तरह नचा सकते हैं। और इसीलिए भागवत गीता में भगवान को सूत्रधार भी कहा गया है। भारतीय पपेट्री शोज में जो कठपुतलियों की डोरियों को पकड़कर उन्हें नचाता है, उसे भी सूत्रधार ही कहते हैं। ये महज एक संयोग नहीं बल्कि इस बात को प्रमाणित करता है कि पपेट्री भारत में महाभारत काल से चलती चली आ रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि तब से लेकर आज तक पपेट्री का निरंतर विकास होता रहा है और इसी के चलते भारत के अनेकों हिस्सों में पपेट्री के विभिन्न प्रकारों का एवोल्यूशन हुआ है। अगर इन तमाम पपेट्री फॉर्म्स को क्लासिफाई किया जाए तो इन्हें 4 ब्रॉड कैटेगरीज स्ट्रिंग पपेट्स, शैडो पपेट्स, ग्लव पपेट्स और रॉड पपेट्स में बांटा जा सकता है। आइए सबसे पहले स्ट्रिंग पपेट्स के बारे में जानते हैं। स्ट्रिंग पपेट्स। दोस्तों, स्ट्रिंग पपेट्स के फीचर्स की बात करें तो इन्हें आमतौर पर वुड का इस्तेमाल करके बनाया जाता है और इनकी लंबाई 8 से 9 इंच के बीच होती है। इन पपेट्स को खूबसूरती प्रदान करने के लिए इन्हें ऑयल पेंट से कलर किया जाता है और इसमें 4 चांद लगाते हैं इनके फेशियल फीचर्स, जिसे कलर्स का ही इस्तेमाल करते हुए बड़े ही मनमोहक ढंग से बनाया जाता है। इन पपेट्स की आईज, लिप्स, नोज इत्यादि एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होते हैं और देखने से ऐसा लगता है कि मानो किसी पेंटर ने नहीं बल्कि खुद भगवान ने इनकी रचना की हो। इसके साथ ही पतले वुडन पाइप्स का इस्तेमाल कर इनके बॉडी लिम्स का निर्माण किया जाता है और फिर इन पपेट्स को ट्रेडिशनल इंडियन आउटफिट्स में तैयार किया जाता है। इसके साथ ही इन्हें एक रियलिस्टिक टच देने के लिए जेवर, गहनों और अन्य प्रकार के ब्यूटी एक्सेसरीज से सजाया जाता है, जिसके कारण इन पपेट्स की खूबसूरती देखते ही बनती है। सजाने के बाद इन पपेट्स में डोरियां अटैच की जाती हैं और इन्हीं डोरियों का इस्तेमाल करते हुए सूत्रधार पपेट्स को कंट्रोल करता है।
आइए अब स्ट्रिंग पपेट्स का इस्तेमाल कर किए गए देश भर के कुछ इंपॉर्टेंट पपेट्री शोज के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कठपुतली के बारे में। कठपुतली, दोस्तों कठपुतली का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो हम बता देते हैं कि कठपुतली राजस्थान के ट्रेडिशनल स्ट्रिंग पपेट्स को कहते हैं। अगर इस शब्द पर गौर करें तो ये दो शब्दों को जोड़कर बना हुआ है, काठ यानी वुड और पुतली यानी डॉल, जिसका मतलब है लकड़ी से बनी हुई गुड़िया। राजस्थानी कठपुतलियों की सबसे खास बात यह है कि इनके पैर नहीं होते और लेग्स की एब्सेंस की वजह से इनके हाथों में डोरियों को अटैच किया जाता है, जिसके बाद इन्हें सूत्रधार द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगर इस स्ट्रिंग पपेट के फीचर्स की बात करें तो इन्हें पूर्ण रूप से राजस्थानी सभ्यता के हिसाब से सजाया जाता है। इन पपेट्स को चमकीले आउटफिट्स पहनाए जाते हैं और हैवी ज्वेलरी से डेकोरेट किया जाता है और पपेट्री शोज के दौरान इन कठपुतलियों को सूत्रधार द्वारा राजस्थानी लोक संगीत पर नचाया जाता है। चलिए, ये तो रही राजस्थानी कठपुतलियों की बात। आइए अब ओडिशा के स्ट्रिंग पपेट्स यानी कुंधेई के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कुंधेई, अगर कुंधेई की बात करें तो ये विशेषकर ओडिशा में प्रचलित है। इनका निर्माण हल्की और सूखी लकड़ियों का इस्तेमाल करके किया जाता है। इनके फीचर्स की बात करें तो इन्हें ज्यादातर लॉन्ग स्कर्ट्स पहनाया जाता है। इस पपेट्री की एक खास बात है और वो है कि ये बाकी पपेट्स की तुलना में ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के दो कारण हैं। पहले, इनके निर्माण में लाइट वुड्स का इस्तेमाल होता है और दूसरा, इन पपेट्स के लिम्स में कई सारे जॉइंट्स का निर्माण करना। ज्यादा जॉइंट्स की अवेलेबिलिटी से पपेट्स का मूवमेंट इजी हो जाता है, जिसका एडवांटेज सूत्रधार को मिलता है और इसीलिए वो बड़ी आसानी से इन्हें एफिशिएंटली परफॉर्म करा सकता है। कुंधेई पपेट्री में हमें ओडिसी डांस की छाप देखने को मिलती है, जो ओडिसी की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग है। आइए अब ओडिशा से कर्नाटका की ओर चलते हैं और वहां के स्ट्रिंग पपेट्री गोम्बेअत्ता के बारे में जानते हैं। गोम्बेअत्ता, दोस्तों गोम्बेअत्ता पपेट्री को कर्नाटका की प्राचीन लोक कलाओं में विशेष स्थान प्राप्त है। इनमें पपेट्स की स्टाइलिंग और डिजाइनिंग कर्नाटका के मशहूर थिएट्रिकल डांस फॉर्म यक्षगान के आधार पर की जाती है। इन पपेट्स के फेशियल फीचर्स और आउटफिट्स को भी यक्षगान डांसर्स की तरह ही रिक्रिएट किया जाता है। इन पपेट्स को इसी डांस फॉर्म के आधार पर सूत्रधार द्वारा परफॉर्म करवाया जाता है। यहां एक ध्यान देने वाली बात यह है कि गोम्बेअट्टा के हैवी आउटफिट्स और टिपिकल डांस मूवमेंट्स के चलते एक सूत्रधार द्वारा इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता है और इसीलिए इन्हें मैनेज करने के लिए एक से ज्यादा सूत्रधार की आवश्यकता होती है। कर्नाटका पपेट्स के बाद आइए इसी राज्य के पड़ोसी तमिलनाडु के स्ट्रिंग पपेट्स यानी बोम्मलट्टम के बारे में भी जान लेते हैं। बोम्मलट्टम, दोस्तों ऐसा कहते हैं कि बोम्मलट्टम पपेट्री हमेशा से तमिलनाडु की संस्कृति का अखंड हिस्सा रहा है। अगर इन पपेट्स के यूनिक फीचर्स की बात करें तो ये भारत में पाए जाने वाले पपेट्स में सबसे लंबे और भारी भरकम होते हैं। इनकी हाइट लगभग 4.5 फीट तक होती है और इनका वजन 10 किलो के आसपास होता है और इसी कारण सूत्रधार द्वारा इन्हें मात्र डोरियों से मैनेज नहीं किया जा सकता, जिस वजह से इन पपेट्स की स्ट्रिंग्स को एक आयरन रिंग से अटैच कर दिया जाता है और यही आयरन रिंग सूत्रधार अपने सर पर पहनकर पपेट्स को कंट्रोल और मैनेज करता है। आयरन रॉड्स और डोरियों से अटैच होने के बाद पपेट्स का मूवमेंट काफी इजी हो जाता है और परफॉर्मेंस के दौरान सूत्रधार उन्हें अच्छे से मैनेज कर लेता है। दोस्तों अभी तक हमने स्ट्रिंग पपेट्स के बारे में जाना। आइए अब पपेट्री के अदर फॉर्म शैडो पपेट्स के बारे में जान लेते हैं। शैडो पपेट्स, दोस्तों इंडिया में शैडो पपेट्री की अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है। बात अगर शैडो पपेट्री के फीचर्स की करें तो ये काफी यूनिक है, क्योंकि इनका निर्माण किसी मेटल या वुड से नहीं बल्कि लेदर से किया जाता है। शैडो पपेट्री का निर्माण लेदर को पपेट्स के शेप में कट करते हुए किया जाता है। यहां एक गौर करने वाली बात यह है कि ये पपेट्स फ्लैट फिगर्स के रूप में निर्मित किए जाते हैं। पपेट्स का निर्माण होते ही उन्हें दोनों साइड से एक ही तरह का पेंट कर दिया जाता है, जिससे पपेट्स दोनों साइड से एक जैसे लगते हैं। इसके साथ ही इस पपेट्री टाइप में कठपुतलियों को किसी भी प्रकार से सजाया नहीं जाता। पपेट्स के निर्माण होने के बाद बारी आती है उनकी परफॉर्मेंस की, जिसके लिए इन पपेट्स को व्हाइट स्क्रीन पर रखा जाता है और उन्हें ऐसी पोजीशन में रखते हैं ताकि उन पपेट्स पर पीछे से रोशनी पड़ सके।
जिससे उन कठपुतलियों की परछाई सामने स्क्रीन पर दर्शकों को अच्छी तरह से दिखाई दे। इस दौरान पपेट्स के मूवमेंट को सूत्रधार कंट्रोल करता है और इसके नतीजतन शैडो के रूप में एक खूबसूरत सी पपेट्री परफॉर्मेंस दिखाई पड़ती है। आइए अब शैडो पपेट्स का इस्तेमाल कर किए गए देश भर के कुछ इंपॉर्टेंट पपेट्री शोज के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे तोगालू गोम्बेयट्टा के बारे में। तोगालू गोम्बेयट्टा। दोस्तों, तोगालू गोम्बेयट्टा कर्नाटका शैडो पपेट्री का एक मुख्य उदाहरण है। ये कर्नाटका के मोस्ट पॉपुलर शैडो थिएटर के रूप में भी जाना जाता है। और अगर इसके यूनिक फीचर्स की बात करें तो वो इन पपेट्स के डिफरेंट शेप्स और साइजेस हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन पपेट्स के साइजेस समाज के विभिन्न वर्ग यानी सोशल स्टेटस के आधार पर डिसाइड किए जाते हैं। दरअसल राजा, महाराजा और रिलीजियस फिगर्स के पपेट्स को भारी भरकम पपेट्स की सहायता से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों को छोटे साइज के पपेट्स द्वारा दर्शाया जाता है। पपेट्स में वेरिएशन होने के कारण दर्शक नाटक मंचन के दौरान प्रस्तुत किए गए अलग अलग कैरेक्टर्स को पहचान लेते हैं। कर्नाटका के शैडो पपेट्स के बाद आइए अब ओडिशा के शैडो पपेट्स यानी रावण छाया के बारे में चर्चा करते हैं। रावण छाया। ओडिशा के थिएट्रिकल शोज में रावण छाया की अपनी एक अनूठी पहचान है। ये ओडिशा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी एक अभिन्न अंग है। बात अगर रावण छाया के यूनिक फीचर्स की करें तो इस श्रेणी में बनाए गए पपेट्स का निर्माण डियर स्किन से होता है। इसके साथ ही इन शैडो पपेट्स को बड़े ही बोल्ड मैनर में सजाया जाता है। इसके अलावा इन पपेट्स के ड्रामेटिक पोस्चर्स भी काबिले तारीफ होते हैं। इस पपेट्री में ह्यूमन फिगर्स के अलावा पशु, पक्षी, पेड़ जैसे नॉन ह्यूमन फिगर्स को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके साथ ही वोकल आर्टिस्ट्स द्वारा इस पपेट शो में किए गए लिरिकल और म्यूजिकल नैरेटिव्स भी रावण छाया को एक नई डेप्थ प्रदान करते हैं। और यही सभी क्वालिटीज रावण छाया को पपेट्री में एक नई पहचान प्रदान करती हैं। रावण छाया के बाद आइए अब थोलू बोम्मलाता के बारे में जानते हैं। थोलू बोम्मलाता। दोस्तों, थोलू बोम्मलाता आंध्र प्रदेश में प्रचलित शैडो पपेट्री को कहते हैं। इसमें पपेट्स का निर्माण काफी भव्य स्तर पर किया जाता है। इन्हें दोनों साइड से कलर्स का इस्तेमाल करते हुए रंग बिरंगा बनाते हुए परफॉर्मेंस के लिए तैयार किया जाता है। अगर इस पपेट्री से जुड़े कुछ खास पहलुओं की ओर ध्यान दें तो वो है इस पपेट शो में क्लासिकल म्यूजिक का इस्तेमाल करते हुए दर्शाई जाने वाली पौराणिक कथाएं। और इसी रिलीजियस सिग्निफिकेंस के कारण थोलू बोम्मलाता आंध्र प्रदेश की सभ्यता और संस्कृति का एक मुख्य स्रोत बना हुआ है। आइए अब आगे बढ़ते हुए पपेट्री की तीसरी कैटेगरी यानी ग्लव पपेट्स पर चर्चा कर लेते हैं। ग्लव पपेट्स। दोस्तों, ग्लव पपेट्स को स्लीव, हैंड और पाम पपेट्स के नाम से भी जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पपेट्री में ग्लव्स यानी दस्तानों का क्या काम? दरअसल ग्लव पपेट्री में पपेट्स को सूत्रधार दस्तानों की तरह पहन लेते हैं और ऐसा करने के बाद वो अपनी हथेलियों के मूवमेंट से पपेट्स को कंट्रोल और मैनेज करते हुए नाटक का मंचन करते हैं। ग्लव पपेट्री में इस्तेमाल होने वाले पपेट्स काफी छोटे आकार में बनाए जाते हैं और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इन पपेट्स के पूरे शरीर की जगह केवल हेड पोर्शन का निर्माण किया जाता है और इसी हेड से एक लंबा स्लीव, ग्लव्स या स्कर्ट को अटैच कर दिया जाता है ताकि सूत्रधार उसे आसानी से अपनी बाहों में पहन सके। आमतौर पर इन पपेट्स को कपड़े, कागज या लकड़ी का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। पपेट्री शो के दौरान सूत्रधार इन पपेट्स को दस्तानों की तरह अपने दोनों बाहों में पहन लेता है और इन पपेट्स के हेड को अपने इंडेक्स फिंगर के सहारे मूवमेंट प्रदान करता है। इसके साथ ही अन्य उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए सूत्रधार पपेट्स को पूरे फेशियल एक्सप्रेशन के साथ बड़ी ही खूबसूरती से डांस परफॉर्मेंस प्रेजेंट करवा पाता है। सूत्रधार के फिंगर मूवमेंट्स इतने कमाल के होते हैं कि बेजान से पपेट्स भी परफॉर्मेंस के वक्त बिल्कुल जीवित मालूम पड़ते हैं और इसी वजह से ग्लव्स पपेट्स की पूरे भारत में काफी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है। आज भी जब ढोल मजीरे की ताल पर ग्लव पपेट्री का मंचन होता है तो दर्शकों की तालियां चारों तरफ सुनाई देती हैं। आइए अब ग्लव पपेट्स का इस्तेमाल करने वाली फेमस पावाकुट्टू पपेट्री के बारे में जान लेते हैं। पावाकुट्टू। दोस्तों, पावाकुट्टू केरला में प्रस्तुत किए जाने वाले ट्रेडिशनल ग्लव पपेट शो को कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस लोक कला की शुरुआत इस राज्य में करीब 18th सेंचुरी के आसपास हुई थी। बात अगर पावाकुट्टू पपेट्स की करें तो इन्हें कलरफुल पेंट्स, फेदर्स और ज्वेलरी से सजाते हुए काफी खूबसूरत बनाया जाता है
और इसी कारणवश इन पपेट्स पर केरला के लोक नृत्य कथकली की छाप देखने को मिलती है, क्योंकि कथकली डांसर्स को भी हूबहू इसी तरह सजाया जाता है। पावकुट्टू पपेट्स द्वारा महाभारत और रामायण जैसे पौराणिक कथाओं के ऊपर नाट्य मंचन किया जाता है। अभी तक हमने विशेषकर 3 पपेट्री फॉर्म्स को जाना। आइए अब कहानी को आगे बढ़ाते हुए रॉड पपेट्स के बारे में भी जान लेते हैं। रॉड पपेट्स। दोस्तों, इस पपेट्री में ना तो हम डोरियों का इस्तेमाल करते हैं, ना ही शैडोज का और ना ही ग्लव्स का। इसमें इस्तेमाल होता है तो केवल रॉड्स का। जी हां, इस पपेट्री में सूत्रधार द्वारा पपेट्स को रॉड्स की सहायता से पर्दे के पीछे से कंट्रोल किया जाता है। पपेट्स का निर्माण यूजुअली स्ट्रिंग पपेट्स की ही तरह होता है, लेकिन डोरी का इस्तेमाल न करते हुए इन्हें मेटालिक रॉड से जोड़ा जाता है, जिसकी मदद से सूत्रधार पपेट्री को अंजाम देता है। देखने में ये पपेट शो भी अन्य शोज की ही तरह काफी मनमोहक होते हैं। आइए रॉड पपेट्री के कुछ मुख्य उदाहरणों के बारे में भी जान लेते हैं। यमपुरी। दोस्तों, यमपुरी भारतीय राज्य बिहार की लोक कला का एक इंटेग्रल पार्ट है। इस पपेट्री में ज्यादातर लकड़ी से बने हुए पपेट्स का इस्तेमाल होता है और इनमें किसी भी प्रकार के जॉइंट्स का निर्माण नहीं होता। पपेट्स का स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद इन्हें पेंट किया जाता है और रंग बिरंगी पोशाकों से सजाया जाता है, जिसके बाद इनमें रॉड्स अटैच कर इन्हें परफॉर्मेंस के लिए तैयार कर दिया जाता है। बिहार के यमपुरी की ही तरह वेस्ट बंगाल का पुतुल नाच भी काफी लोकप्रिय है। आइए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पुतुल नाच। दोस्तों, पुतुल नाच बंगाल के अलावा भारतीय राज्य ओडिशा और असम में भी काफी प्रचलित है। अगर पुतुल नाच में प्रयोग किए जाने वाले पपेट्स की बात करें तो इनकी लंबाई लगभग 3 से 4 फीट के बीच होती है। इन पपेट्स में 3 जगहों पर जॉइंट्स का निर्माण किया जाता है, जो इन्हें हाई फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर इन पपेट्स के विजुअल एस्थेटिक्स की बात करें तो इनकी साज सजावट बंगाल लोक कथा जात्रा के कैरेक्टर्स के रूप में होती है, जो इन्हें एक विशेष छवि और सुंदरता प्रदान करते हैं। इसके साथ ही पपेट्स में मेटालिक रॉड्स को भी अटैच कर दिया जाता है। नाट्य मंचन के दौरान इन्हीं मेटालिक रॉड्स को सूत्रधार अपनी कमर पर अटैच करते हैं। यानी एक सूत्रधार पपेट्स को आयरन रॉड की सहायता से अपनी कमर में बांध लेता है और पर्दे के पीछे से अपनी डांस परफॉर्मेंस देने लगता है। प्रस्तुति के दौरान जैसे जैसे सूत्रधार मूव करते हैं, ठीक वैसे ही मूवमेंट्स पपेट्स द्वारा भी किए जाते हैं, जिससे दर्शकों को यह लगता है कि मानो पपेट्स ही नृत्य प्रस्तुति दे रहे हों। इस मंचन के दौरान म्यूजिशियंस द्वारा हारमोनियम, सिंबल्स और तबला का प्रयोग करते हुए जो संगीत बजाया जाता है, वो पुतुल नाच के इस पूरे कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बना देता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी इंडियन पपेट्री की कहानी। इस कहानी में हमने भारतीय सभ्यता में पपेट्री की अहम भूमिका को समझने की कोशिश की। इसके साथ ही हमने इस लोक कला के अलग अलग प्रकारों को समझा और देश भर के विभिन्न पपेट शोज और उनके यूनिक फीचर्स पर चर्चा की।